नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। पालघर से उठी एक अनोखी और प्रेरक पहल, जिसका मकसद सिर्फ हमारी थाली को पौष्टिक बनाना ही नहीं बल्कि धरती को भी सेहतमंद बनाए रखना है। जी हां, पालघर के गोवर्धन इको विलेज से नेटिव फूड मैटर्स अभियान की शुरुआत की गई है और इसी के तहत मेरी माटी मेरी थाली कार्यक्रम को भी गति मिलेगी, जिसका असर अब पूरे देश में दिखने की उम्मीद है। गोवर्धन इको विलेज, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन का प्रोजेक्ट है, एक ऐसा धाम जहां अत्यधिक जीवन शैली और प्रकृति के संगम को साधा जाता है। इसी पावन धाम से उठी है ये पहल, जो बदलते वक्त में हमें हमारी जड़ों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस खास मौके पर देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव खुद पहुंचे। उनके साथ गौरांग दास प्रभु जी, प्रोफेसर रंजन घोष, प्रोफेसर अतुल गोखले और श्री सनत कुमार दास भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेरी माटी मेरी थाली अभियान के तहत संरक्षित की जा रही फसलों और बीजों के बारे में जानकारी ली। वहीं मंच से मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पारंपरिक अनाजों और स्थानीय खान पान को फिर से मुख्य धारा में लाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नेटिव फूड मैटर्स अभियान की खासियत है बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज को थाली में सम्मान दिलाना और पारंपरिक खाने की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना। इसी के तहत लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरी थाली और पोषण सखा सखी जैसे प्रोग्राम अब समाज में जागरूकता की नई लहर पैदा करने जा रहे हैं। पालघर जिले में इस प्रोजेक्ट का पायलट भी चल रहा था, जिसमें स्थानीय खाद्य किस्मों का दस्तावेजीकरण किया गया, मौसमी सब्जियों का नक्शा तैयार किया गया और पालघर थाली को पहचान दी गई। श्रीनाथ कैफे में मदन मोहन थाली, जिसमें बाजरा और पारंपरिक पकवानों को खास तौर पर शामिल किया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय बच्चों के साथ पोषण मेला भी लगाया गया ताकि आने वाली पीढ़ी सेहतमंद खाने की आदतें सीख सके और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाए। यानी पालघर से उठाया गया ये कदम सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक पोषण और परंपरा की क्रांति की शुरुआत है। यानी पालघर से उठाया गया ये कदम अब अपने पूरे देश को पौष्टिक भोजन की नई सोच को आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्रम में गौरांग दास प्रभु जी सहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रोफेसर रंजन घोष और श्री सनत कुमार दास सहित प्रोफेसर अतुल गोखले ने बारी बारी से इको विलेज सहित मेरी माटी मेरी थाली सहित कई अन्य भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत ढंग से अपनी बात रखी और मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। जीरो हंगर पालघर या हंगर फ्री पालघर आयाम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत साल भर में हम लोगों का लगभग 2 मिलियन प्लस मील्स फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अंतर्गत मैल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन का हम बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं। सातों तालुका में हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिसके अंतर्गत संस्कार और साथ में स्वास्थ्य के ऊपर ये कार्यक्रम चला जाता है। फिर वाटर और सैनिटेशन, ये भी यूएनएसडीजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। वाटर कंजर्वेशन का 110 मिलियन लीटर, लगभग 12 करोड़ लीटर का हम लोगों ने रेन वाटर कंजर्वेशन टैंक बनाया है, जिसका नाम है प्रेम सरोवर। और इसके साथ साथ हमारे 3 पॉन्ड, 5 वेल, 3 बोरवेल, और ये हम लोग यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्विफर रिचार्ज को लेकर बहुत काम किए हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा ओवरऑल ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। राइट साइड में जो आप देख रहे हो, ये आईआईटी मुंबई में मेरे ही क्लासमेट डॉक्टर विप्लव पटनायक और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एस शंकर ने मिलकर एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है सॉइल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत जियोफिगस अर्थवर्म और रूट बैक्टीरिया को लेकर प्रतिवर्ष
यहाँ लगभग 5-5.5 करोड़ लीटर वेस्ट वाटर ट्रीट होकर वापस इरिगेशन सिस्टम में जाता है। तो 200 KLD कैपेसिटी का है और 2023-24 में 63.2 मिलियन लीटर्स का ये कैपेसिटी हमने उसको ट्रीट किया। उसके बाद आता है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत कई बातें हैं, क्योंकि इतना भोजन इतनी मात्रा में तैयार होता है तो फूड वेस्ट जनरेट होता है, वेजिटेबल वेस्ट जनरेट होता है। तो इसके लिए यहाँ पर वेस्ट का कंपोस्ट बनाने का एक तरीका हमने तैयार किया है, जो सॉइल बायोटेक्नोलॉजी का सॉलिड सॉइल बायोटेक्नोलॉजी के रूप में ऑलमोस्ट 320 kg पर डे कंपोस्ट जो है कम से कम 1.2 लाख kg ऑफ कंपोस्ट साल का तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट का भी हम लोग का 500 किलो का कैपेसिटी का है और 72,000 kg काउडंग यूज करके ऑलमोस्ट 43,000 किलो वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। अब जब 2021-22 में भारी पैमाने पे यहाँ पर डेथ्स हो रहे थे, तो उस समय जो फ्यूनरल के लिए ऑल्टरनेटिव टू वुड क्या हो सकता है, तो उस समय हमने प्रकल्प शुरू किया था कि काउडंग बेस्ड सिलेंड्रिकल स्टिक्स किस तरह से बना सकें। तो वो हम लोग यहाँ पर एक मशीन लगाए हैं और उससे ये काउडंग लॉग्स भी हम तैयार करते हैं और एग्रीकल्चर कंपोस्ट यहाँ पर तैयार होता है। उसके बाद एनर्जी के लिए यहाँ पर सोलार एनर्जी का ऑलमोस्ट 3,30,000 किलोवाट आवर यूनिट्स 24-25 में हमने बनाया। 300 किलोवाट का सोलार प्लांट हमने लगाया है। 900 से 1000 यूनिट पर डे की कैपेसिटी है। साथ में प्लास्टिक पायरोलिसिस प्लांट है और इसके अंतर्गत लगभग हम लोग का प्रतिदिन एवरेज 54 लीटर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक। तो आसपास के गांव से और लोकली जो प्लास्टिक हम इकट्ठा करते हैं उससे ये बनता है और ये लगभग पिछले 7-8 साल से चल रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने इसको और एक्टिव किया है। बायोगैस प्लांट हम लोग का चल रहा है 22 क्यूबिक मीटर का, विच इज इक्वल टू 1.21 LPG सिलेंडर, और सोलार इरिगेशन की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। तो अफोर्डेबल और ग्रीन एनर्जी भी हम दिखा रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स के अंतर्गत बहुत बड़ा काम हमने किया है। लगभग 4 लाख के ऊपर कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स, जिस कमरे में आप लोग बैठे हो, जिसमें आप दीवारें देख रहे हो, इस दीवार के अंदर जो ब्रिक्स बने हैं इसको कहते हैं कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक। लोकल मड जिसके अंदर प्लास्टिसिटी अधिक ना हो उसका प्रयोग करके 20% क्रश्ड स्टोन, 7% सीमेंट, 3% लाइम को लेकर एक मशीन आती है जो बेंगलोर में बनाया है और उसको हम यूज़ करके इसको कंप्रेस करते हैं। लोकल ट्राइबल यूथ को हमने उसमें ट्रेन किया है, जिसके अंतर्गत लगभग अभी 70 to 75 स्किल्ड यूथ तैयार हो गए हैं, जो पूरे महाराष्ट्र भर में 100+ प्रोजेक्ट्स में इसी प्रकार के बिल्डिंग्स बनाने में सक्षम हो गए हैं। तो इसके माध्यम से हमने लोकल स्किलिंग को भी इनेबल किया है। तो ऑलमोस्ट इसके अंतर्गत जो एनर्जी सेविंग होता है, नॉर्मल अगर ब्रिक वॉल बने जिसमें प्लास्टर और पेंट लगे, उसका 72 मेगाजूल्स पर किलोग्राम एम्बॉडीड एनर्जी होता है। ये वॉल से 0.275 मेगाजूल्स पर किलोग्राम ऑफ एनर्जी, इतना डिफरेंस है एम्बॉडीड एनर्जी में। तो ये हम लोगों ने पिछले 15 वर्षों से 2010-11 का ये कंस्ट्रक्शन है और अभी तक 120 कमरे हैं यहाँ पर और लगभग 4 हॉल हैं। किसी को भी कॉन्फ्रेंस करना हो, कन्वेंशन करना हो, यहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये होस्ट करते हैं। आगे बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके हमने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सर्वे किया और उसके अंतर्गत 63 बर्ड, 64 बटरफ्लाई स्पीशीज और 200+ ट्री डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए। अब सनत कुमार प्रभु के अध्यक्षता में ट्राइबल मेंसा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 1500+ लोकल
स्पीशीज को हम 2027 तक तैयार करेंगे। अब 2009 का आप गूगल मैप देखिए किस तरह यहाँ पर परिस्थिति थी, और उसके बाद ग्रीनरी करते हुए नीचे का इमेज में मई 2022 का इमेज, तो आप देख सकते हो कि 13 वर्ष के अंतर्गत इतना अधिक परिवर्तन लाया जिससे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सके। अंतिम जो सस्टेनेबिलिटी का हमारा स्तंभ है वो है रूरल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत सनत कुमार प्रभु और संजय पाटिल जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं बायफ से, और हम लोग ने लगभग 82 विलेजेस में फार्मर्स को सपोर्ट किया। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 10,000 ट्राइबल्स के लिए, विमेन एम्पावरमेंट 3,000 प्लस, और रूरल एजुकेशन जो यहाँ पर आप देख रहे हो निताई चैतन्य प्रभु और कंपनी रेगुलरली उसको करती है, 60 स्कूल को सपोर्ट करते हैं। स्किल डेवलपमेंट का हमारा गोवर्धन स्किल सेंटर 70,000 स्क्वायर फीट का एक यहाँ पर प्रोजेक्ट है, 1 किलोमीटर दूरी पर है। इसके अंतर्गत हम लोग 300 ट्राइबल्स को हर 3 से 4 मास हम लोग उनको ट्रेन करके स्किल करके उनको प्लेस करते हैं। गोवर्धन इको विलेज का एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि हेल्थ केयर, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मीरा रोड में 300 बेड हॉस्पिटल चला रहा है, पूरे भारत भर में 12 अस्पताल चला रहे हैं। पालघर जिले में उनके 4 रूरल अस्पताल चल रहे हैं, और दिसंबर में भूमि पूजन होने वाली है एक 180 बेड हॉस्पिटल, आशा नवानी रूरल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, और इसके अंतर्गत हम भक्ति वेदांत हॉस्पिटल यहाँ पर चलाएगा। तो ऑलमोस्ट 1.2 लाख प्लस हेल्थ केयर बेनिफिशियरीज हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं हर वर्ष। तो ये एक ओवरऑल हम लोगों का एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू था, और इसको सीखने के लिए और सिखाने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर 10,000 छात्र विजिट करते हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रतिवर्ष हम लोग विदेशों से अलग अलग स्टूडेंट्स को होस्ट करते हैं। एवरेज 100 to 120 स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर होस्ट करते हैं, बीच बीच में बड़े ग्रुप्स भी आते हैं। अभी तक 3,000 प्लस विदेशी स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर इंटर्नशिप्स करके प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुके हैं, और टोटल हम इंटर्नशिप्स भी यहाँ पर देते हैं, और कई MOUs हमने साइन किए हैं, और IIT मुंबई के साथ अब IIM अहमदाबाद और मिनिस्ट्री के साथ हम MOU साइन करेंगे। 42 प्लस अवार्ड्स हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो कि प्राचीन भारत में टेम्पल टाउन्स हुआ करते थे, और टेम्पल टाउन्स में मंदिर केंद्र होते थे, मंदिर के चारों तरफ सामाजिक पर्यावरण आर्थिक व्यवस्था सुधरती थी, इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी को केंद्र बनाकर एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जैसे प्राचीन टेम्पल टाउन्स बनारस वृंदावन इत्यादि हुआ करते थे, वैसे ही आज हम एक नवीन अर्वाचीन टेम्पल टाउन खड़ा कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड टेम्पल टाउन, राइट फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन आध्यात्म इसका आधार होगा स्पिरिचुअलिटी, लेकिन ये बनेगा सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ जिसके 7 मुख्य स्तंभ हैं उसको लेकर ये प्रोजेक्ट्स तैयार हों, और उसके आसपास के जितने गांव हो उसमें ग्राम विकास का कार्यक्रम हो जिसको कहते हैं सोशल इम्पैक्ट। स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट को लेकर ये हम S3 इम्पैक्ट तैयार करना चाह रहे हैं, और भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरह का प्रोजेक्ट बन सके जिससे कि न केवल सामाजिक विकास हो लेकिन साथ साथ आर्थिक विकास भी हो। पिछले वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर के बीच आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि एक वर्ष में गोवर्धन इको विलेज में 10 लाख यात्रीगण आए यहाँ पर अपनी पिलग्रिमेज करने के लिए, ब्रजभूमि वृंदावन के यहाँ दर्शन करने और यहाँ पर प्रसाद पाने और कीर्तन वगैरह में भाग लेने के लिए। तो इससे यहाँ पर इको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलता है, और हम महाराष्ट्र सरकार के भी बहुत आभारी हैं कि हर प्रकार से हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है जिससे कि हम इस टूरिज्म को और बढ़ा सकें और लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना
जागृत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब लोग को एक एक दिखा जाएगा। सब एक लेवल पे ले लें। हाँ हाँ आइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेटिव फूड मैटर्स की जय। अब भी है, प्रभु जी का भी आया हाथ में। एक फोटो खिंचा लीजिए। अच्छा एक फोटो खिंचा लीजिए। हाँ, प्रभु जी का धन्यवाद। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें, प्रेरणा दें और बताएं कि किस तरह हम इस मिशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। मंच पर उपस्थित सम्मान्य गौरांगदास प्रभु जी, सम्मान्य सनत कुमार दास प्रभु जी, हमारे इस इलाके के लोकप्रिय सांसद भाई हेमंत सावरा जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर अतुल जी, प्रोफेसर रंजन घोष जी, यहाँ उपस्थित इस्कॉन परिवार के सभी सदस्यगण और मीडिया के साथियों, दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज जलवायु परिवर्तन का है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ साथ दो और जो बड़े खतरे हैं, पहला डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, धरती का बंजर होते जाना, और दूसरा बायोडायवर्सिटी लॉस का खतरा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस के बाद जो इंडिया ने अपने एनडीसीज दिए उसको तो अचीव करा ही, लेकिन उसको अचीव करने के साथ साथ ग्लासगो कॉप में मिशन लाइफ का एक दुनिया को कार्य प्रणाली दी। मैं सुबह प्रभु जी से कह रहा था कि मिशन लाइफ में हम सभी जगहों पर विशेष रूप से 7 चीज़ों की बात करते हैं। मिशन लाइफ का अर्थ है कि हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा, अपने आचरण द्वारा अपना योगदान इस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए दें। तो सबसे पहला विषय है सेव एनर्जी। गोवर्धन इको विलेज में जो बिल्डिंग के डिज़ाइन किए गए हैं, जो बिल्डिंग का सिस्टम बनाया गया है, वो इसी प्रकार का है कि कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। दुनिया में टेम्परेचर बढ़ने का भी बहुत बड़ा कारण ये है कि एनर्जी ड्रिवन लाइफ के कारण लगातार एनर्जी का उत्पादन करना पड़ता है, तभी हम सस्टेन रह पाते हैं। और इंडिया ने भी अपने जो 2 एनडीसीज टारगेट, जो क्वांटिटेटिव मेजर टारगेट थे, कि पहला हम एनर्जी उत्पादन में रिन्यूएबल की क्षमता की ओर जाएंगे, और भारत ने वो अपना लक्ष्य 2021 में रिन्यूएबल की 45% की क्षमता को प्राप्त करने का किया। और दूसरा जो हमने क्वांटिटेटिव टारगेट तय किया था कि हम कार्बन एमिशन को 2005 की गति के हिसाब से जो हम अपने देश का लक्ष्य हासिल करेंगे उसको 40% कम करेंगे, उसको भी हमने हासिल करने का काम किया। तो इतने 2 बड़े एनडीसीज टारगेट हमने दिए। तो पहला विषय है सेव एनर्जी, और पूरी प्लानिंग में ही गोवर्धन इको विलेज में सेव एनर्जी का सबसे बड़ा मंत्र नजर आता है।
दूसरा जो विषय है वो सेव वाटर है। मैंने देखा है यहाँ पर न केवल वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अच्छी लेक बनाने का काम किया है, जो यूज्ड वाटर है उसको भी हम वापस से किस प्रकार से रीयूज कर सकें, क्योंकि दुनिया उस दौर से निकल गई है जिसमें कहते थे मेक टेक एंड वेस्ट। अब दुनिया नए मंत्र पर चल रही है, रिसाइकल, रीयूज, रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन से लेकर वाटर के रीयूज को बहुत अच्छे तरीके से इस इको विलेज में उन्होंने पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल कैसे बना सकते हैं ये अपने प्रयोग के द्वारा बताया है। तीसरा विषय जो आज की इस पूरी कॉन्फ्रेंस का आधार है वो सेफ फूड है। दुनिया का बड़े से बड़ा भी स्पीशीज एक या दो चीज़ों को खाने के बाद आराम करता है। अभी जो बायोडायवर्सिटी कॉप हुई थी उसमें था कि फूड में हमारे कंजम्पशन का तरीका और पैटर्न ऐसा है कि अकेले मनुष्य नाम की स्पीशीज को रेगुलर अपने आप को मेंटेन करने के लिए 50,000 फ्लोरा और फौना की जरूरत है। आप अनुमान लगा के देखिए एक ही समय में दुनिया में कम से कम 1000 किस्म की मछलियां एक साथ खाई जा रही होंगी। एक ही थाली में कम से कम 15-20 बायोडायवर्सिटी के आइटम हमारे रहते हैं। और इसलिए इसका अगर बायोडायवर्सिटी का बैलेंस खराब हुआ, जितना अभी जैसे बताया कि दुनिया को एक 2/3 एग्रीकल्चर लैंड को हमने पैडी और वीट के फील्ड में बदल दिया है, तो बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत रहती है। और आज यहाँ देखा प्रभु जी संत सनत कुमार दास जी ने यहाँ पे जो हमारे वैरायटी जो राइस की है पालघर क्षेत्र की, कितना हमारा न्यूट्रिशन से रिच वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी हमारी लोकल है, सेफ फूड वेस्टेज एक विषय है, बायोडायवर्सिटी थ्रेट एक विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इस बार लाल किले से सबको आह्वान किया कि 10% ऑयल कम करने का, ओबेसिटी के खतरे के प्रति उन्होंने सबको बताया कितनी बीमारी और वेस्टेज हम कर रहे हैं। ओवर कंजम्पशन इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। जो दुनिया के सबसे बेस्ट सेलर हैं जिन्होंने सेपियंस बुक लिखी, युवा नोवेल हैरारी, उनके बुक में लिखा था कि 1900 के शताब्दी में दुनिया अकाल से मरी और 21वीं शताब्दी में डायबिटीज से, ओवर ईटिंग से, लाइफ पैटर्न से। सबसे ज़्यादा कारण यही है। तो बैलेंस लाइफ के लिए सेफ फूड जरूरी है। और जो सबसे बड़ा विषय, भारत जब UNCCD की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज डेजर्टिफिकेशन की, तो हमने 10 साल के शासनकाल में 29 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि बुखार में दवाई जो है वो दूसरी ले लो, जितनी डायबिटीज़ है उतनी ही लेनी पड़ेगी, ज़्यादा तो मात्रा नहीं खा सकते। लेकिन धरती कुछ कहती नहीं है। हमें लगता है पेस्टिसाइड डालने से शायद और उत्पादन आ जाएगा। अपने सॉइल की हेल्थ को देखना बहुत जरूरी है। सॉइल हेल्थ को देखने के हिसाब से ही हमें आगे जाना होगा। और नेचुरल फार्मिंग ये एक आवश्यकता भी है, खासकर नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों में ज़्यादा पेस्टिसाइड का केमिकल तो पानी में जाता है, परमानेंट खराब करता है। तो सेफ फूड ये केवल थाली तो है ही, लेकिन ये हमारी पूरी बायोडायवर्सिटी की चैन को नियंत्रित करता है। पूरा साइकिल है और इस साइकिल में हम सब लोग आते हैं।
तो मिशन लाइफ का तीसरा आयाम सेफ फूड है, चौथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। लगभग जब ये 2003 में इसको लिया होगा तो बॉम्बे की आबादी से अब बॉम्बे की आबादी 20 साल में 3 गुना बढ़ गई होगी, कंजम्पशन बढ़ गया होगा। तो कितना मिलियन टन हम रोज कचरा उत्पादन करते हैं, उसका डिस्पोजल कैसे होगा? अगर डिस्पोजल नहीं होगा तो हम कचरे के पहाड़ खड़े करते चले जाएंगे और जहाँ खड़ा करेंगे वो जमीन के नीचे भी वही जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने आज सुबह भी देखा, बहुत अच्छा यूज़ यहाँ पर किया गया है, उसको नेचुरल खाद के रूप में बदलने का काम किया गया है। और पांचवा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ई वेस्ट की है। इस कमरे में अगर ये जो प्रभु जी ने ईंट लगाई है इसको निकाल दे तो बाकी तो सब प्लास्टिक ही है, माइक से लेकर के और माइक्रोफोन तक सब प्लास्टिक है, पैकेजिंग भी प्लास्टिक है। और प्लास्टिक के साथ साथ ई वेस्ट प्लास्टिक से जनरेट होता है, हमारे किचन के इक्विपमेंट से लेकर के। और एक मोबाइल फ़ोन अगर आप फेंकते हो तो उसमें कम से कम 10 से 15 छोटे छोटे, जिसको हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल्स से बनी हुई चीज़ें हैं। कब तक इंसान धरती माता का पेट चीरकर और अपना कंजम्पशन करता रहेगा? वापस से इसमें रीयूज रिसाइकिल की ओर जाना होगा। यही कारण है कि सरकार ने ईपीआर के नियम बनाए हैं, ईपीआर के साथ साथ सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। तो पांचवा जो विषय है वो प्लास्टिक वेस्ट, डिजिटल वेस्ट, ई वेस्ट से है। और छठा जो सबसे बड़ा विषय हमने बैन करा है कि 120 mm से कम की जो भी प्लास्टिक आइटम है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो किसी काम नहीं आती। आज प्रभु जी सुबह हिरण्यकश्यप कह रहे थे, जो ना धरती पे मरा था ना आसमान में कहीं भी, जिसको मृत्यु से अमर वरदान था। तो या तो हिरण्यकश्यप को था या प्रभु जी कह रहे थे कलयुग में प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को है। तो हम क्यों इसको पालते हैं? इसलिए बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवां तो इस्कॉन पूरे दुनिया में प्रचार कर ही रहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये जो 7 आयाम है ये मिशन लाइफ के आयाम है। और क्या इसको हमारे यहाँ समस्या ये है, व्यक्तिगत रूप से हम बहुत नैतिक हैं, लेकिन सामाजिक रूप से सिविक सेंस में उतने ही हम कई बार अलग व्यवहार में प्रदर्शित आते हैं। घर बहुत साफ रखते हैं, कचरा घर के बाहर रहता है, उसका संकोच नहीं करते। और इसलिए ये जो गोवर्धन इको विलेज बनाया है, इसमें देखा जाए तो जो 7 आयाम हैं कि सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट रिसाइकल, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और हेल्दी लाइफ स्टाइल। क्योंकि दुनिया में 2 ही समस्या है, एक अपने मन की और एक बाहर के पर्यावरण की। और समस्या क्या है? तो मन को तो इस्कॉन भक्ति भाव से ठीक करते ही हैं, लेकिन मन की चित्त शक्ति से पर्यावरण को भी ठीक करें, इसके लिए मैं इस्कॉन के इको गोवर्धन विलेज को बधाई भी देना चाहता हूँ। तो मन और पर्यावरण का संतुलन ही मिशन लाइफ है। और इसलिए मैंने कहा था कि लोगों को एग्जाम्पल समझ में आने चाहिए। आज एक इको विलेज ठीक है, कल एक कॉलोनी में वो ठीक हो सकता है, परसों एक छोटे शहर में ठीक हो सकता है। और ये विषय फिर हमारे पॉलिसी में आएंगे। अब हम पॉलिसी के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ईपीआर पॉलिसी, और पिछले 3-4 सालों में तो नीति आयोग से मिलकर जितने भी ई वेस्ट के रिसाइकिल के विषय हो सकते हैं, यूज्ड ऑयल का विषय हो सकता है, यूज्ड रबड़ और टायर का विषय हो सकता है, ई वेस्ट का विषय हो सकता है, इसको लेकर हम लोग रेगुलेशन प्रोसेस में आगे जा रहे हैं। लेकिन रेगुलेशन प्रोसेस को करते हुए भी हम
व्यवहारिक जीवन में उसको कैसे बनाए, इसके हमको एग्जाम्पल बनाने चाहिए। और इको टूरिज़्म के बारे में तो हिंदुस्तान से पुराना तो इको टूरिज़्म कहीं है ही नहीं। हमारे भीमा शंकर से लेकर सब इको सेंसिटिव जोन में ही है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रखने वाले लोग हैं। हम पूरी संस्कृति, कल्चरल इथोस ही हमारा पंच महाभूत से पैदा होकर उसी में समाने का है। उसमें ऊंची बातें करना ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अपनाना, इसको क्या हम कर सकते हैं। और अगर 10 लाख लोग जहाँ पर विजिट करते हो, 1 लाख महीने के लोग, उसमें एक भी प्लास्टिक की थैली आपको पड़ी हुई नज़र ना आए, तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है। और ना केवल प्लास्टिक नहीं, ऐसा नहीं है प्लास्टिक नहीं होता तो प्लास्टिक से ऑयल निकालने का यहाँ पर जो प्रभु जी ने प्लांट लगाया है, प्रोसेस प्लांट जो लगाया है, ठीक है, वाइबिलिटी तो धीरे धीरे जिनको कमर्शियल करना है करे। इस्कॉन को तो एक मार्ग बताना है, बाकी तो जिनको आगे इसको कमर्शियल करना है, लेकिन वे ऑफ लाइफ दिखाने की चीज़ें, वे ऑफ लाइफ दिखाने के एग्जाम्पल ये जो सेट करे हैं, ये निश्चित रूप से सेंटर फॉर एक्सीलेंस होना चाहिए कि जीवन में जो अध्यात्म है वो विचार की वस्तु नहीं है, वो व्यवहार की वस्तु है। विचार और व्यवहार की उत्कृष्टता से ही हम आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत बना सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस विषय को लेकर आगे मिलकर के काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो यहाँ पर जो कार्य किया, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो माइग्रेशन है, क्योंकि खेती जो है वो केवल बारिश के पानी के ऊपर रहती है, तत्पश्चात जो है लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अगर इसको सबसे पहले रोका जाए तो पहले जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जल की व्यवस्था करने के बाद किस प्रकार से आप सेंद्रीय पद्धति से खेती कर सकते हैं, और साल भर अगर आपकी इनकम जो है अगर ज़मीन से, खेती से आता है, तो आपको माइग्रेशन पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर कुटुंब है, वही अगर मोबाइल है, तो न तो आप उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, न तो उनके आरोग्य के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल व्यवस्था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर अगर वो साल भर यहाँ पर है तो उनको अलग अलग विषयों से प्रशिक्षित किया जाता है। तो जैसे ही माल न्यूट्रिशन की ये है, अगर साल भर किचन गार्डन भी मेंटेन करते हैं, तो किचन गार्डन से क्या होता है कि वो पोषण बाग है, जो साल भर जो है विविध प्रकार के जो है आपको सब्जियां मिलती जाती रहती है, उसमें नींबू और पपाया जैसे फल जो है वो भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सभी का मिलकर जो है वो आप जो कह रहे हैं माल न्यूट्रिशन है, उसके हम प्रतिबंध कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल माननीय मंत्री महोदय जी से, सर मेरी माटी मेरी थाली, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसको रोजगार से जोड़ा जा सकता है? और उसको पूरक सवाल ऐसा है सर कि इसमें सब वेस्ट दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोली समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, और महाराष्ट्र में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच में एक बड़ा क्लेश कई बार निर्माण हो जाता है। तो उस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी माटी मेरी थाली, ये इस्कॉन ने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, उनका अच्छा सोशल इनिशिएटिव है, तो हम इस सोशल इनिशिएटिव की सराहना करते हैं। बाकी किसी और की कोई थाली है तो वो भी अपना इनिशिएटिव करें, ये तो सबका सामाजिक इनिशिएटिव है। जहाँ तक हमारी बात है तो हम तो मिशन लाइफ में सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, इनको करते हैं। सबको, सारी थालियाँ सबको प्रमोट करनी चाहिए। इस्कॉन का जो इनिशिएटिव है उसकी भी हम सराहना करते हैं। और निश्चित रूप से मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में व्यापक लंबे समय से संपर्क रखा है। इस बिल्कुल दूर देहात के क्षेत्र में आकर के और यहाँ के कृषि की जो लोकल उपज है, जो लोकल व्यवस्था है, पशुधन है, उसके उपयोग के लिए जो उन्होंने अच्छे सामाजिक इनिशिएटिव के, इसकी प्रेरणा बाकी संगठनों को भी लेनी चाहिए। सभी को आह्वान करते हैं। माइक ऑन कीजिए।
सर, मिलेट्स को लेकर के भारत ने पूरी दुनिया को अपील भी की है और रास्ता भी दिखाया है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी का भी माध्यम है। लेकिन मिलेट्स को लेकर के एक आंदोलन हमने शुरू किया है, पर एक चीज़ जो सबसे आगे आती है, किसानों के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है उसको प्रोड्यूस कर पाना। मार्केट उसके लिए भी इतने अवेलेबल नहीं, क्योंकि लोगों की पसंद उसको नहीं है, और लोग इसलिए उसकी तरफ नहीं जा रहे क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उनके लिए भी महंगा पड़ रहा है। तो इसके लिए किस तरीके से आने वाले दिनों में व्यवस्था हो रही है और सरकार इस पे काम करती है, किस तरह काम करके समझा पाएगा? देखिए, मिलेट को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा बड़े तरीके से करा है, और ये एक ऐसा प्रयास है कि जिसके कारण अब आपने देखा होगा कि बहुत चीज़ों की खपत बढ़ने लगी है और डिमांड भी बढ़ने लगी है। तो मार्केट तो डिमांड सप्लाई पे चलती है, और सरकार सभी प्रकार की उपजों के समर्थन मूल्यों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर, सस्टेनेबिलिटी हब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या कांसेप्ट है और कब तक ये आप इसको नहीं, हम लोग मिशन लाइफ को एक कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में मिशन लाइफ के विषय को आगे बढ़ाया जाए। सरकार अन्य भी पॉलिसी मैटर के माध्यम से, जैसे मिटिगेशन के माध्यम से सरकार ग्रीन एनर्जी पे जोर देती है, एडेप्टेशन के माध्यम से कुसुम योजना से लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना में काम करती है। पर्सनल इनिशिएटिव में सरकार मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम जो है, इन अभियानों को बढ़ावा देती है। सबको समग्र रूप से सोचना चाहिए। सर, सरकार की एक योजना है, एक स्टेशन एक उत्पाद, कुछ इस तरह की एक जिला एक उत्पाद। कोई और सहयोग सरकार की तरफ से इस दिशा में किया जाएगा? लगातार सरकार काम कर रही है और कई जिले के उत्पादों को मान्यता दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग रेलवे स्टेशनों पे भी उन जिला उत्पाद के लिए प्रमोशन करने की बात करी है। उसी तरह से इस अभियान को जोड़ने के लिए ये अभियान इन्होंने इस्कॉन ने शुरू करा, ये उसी दिशा में किया गया प्रयास है। मुझे लगता है सरकार जिस विषय को उठा रही है इस्कॉन के द्वारा, उस विषय में सकारात्मक तरीके से अपना योगदान दिया जा रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। मोदी जी का सपना जो सबसे बड़ा है बुलेट ट्रेन का और बड़ौदा एक्सप्रेसवे का, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिस तरह स्वस्थ रहने के लिए इंसान को भोजन की अच्छी ज़रूरत होती है, उसी प्रकार मुझे लगता है आपने बोला पर्यावरण की भी बात आपने की है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाते समय पर्यावरण की कहीं तो कानूनों का पालन नहीं किया गया है उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो केंद्र सरकार को ऐसा चाहिए कि अगर जहाँ पर भी पर्यावरण का उल्लंघन हुआ है इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि अधिकारी जो है सरकार को अलग आंकड़ा दिखाते हैं, अलग तस्वीरें दिखाते हैं, और हकीकत में वो जो तस्वीरें होती है वो अलग होती है। तो ऐसी चीज़ों की जांच करके अगर कहीं पर्यावरण का जहाँ पे नुकसान हुआ है ऐसे कार्रवाई की जाएगी। जिन पर्यावरणीय नियमों के आधार पर स्वीकृति दी गई है वो हकीकत में सच्चे आंकड़े हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।